उस संस्था को दे देते हैं। अब आप ही बताइए, क्यों ना उस पुलिसकर्मी को इस लीग से हटकर का अवार्ड मिले, उन्हें सम्मानित किया जाए, जिनका नाम है हेड कांस्टेबल रमेश कुमार। मैं गुजारिश करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रमेश कुमार को लीग से हटकर अवार्ड से सम्मानित करें। रमेश कुमार जी, अगला अवार्ड कब हासिल करने की ख्वाहिश है? मुझे लगता है कि मैं शायद सबसे लास्ट अवार्डी हूं इस अवार्ड का। मैं इस मंच के माध्यम से हिमाचल प्रदेश व पूरे भारतवर्ष के पुलिस विभाग व आम नागरिक से एक अपील करना चाहूंगा तथा हिमाचल सरकार से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बड़ा निवेदन नहीं है। मेरा मैसेज आम पब्लिक के लिए व पुलिस के लिए यह है कि हम पुलिस में जब भर्ती होते हैं तो हम बहुत गरीब लोग होते हैं, तभी हम पुलिस में आए होते हैं। हम पुलिस की वर्दी पहनने के बाद हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं और हम समझ बैठते हैं कि हम जनता के स्वामी हैं। हमें समझना चाहिए कि हम जनता के गुलाम हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि आदमी कपड़े से या उससे धन दौलत से बड़ा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है विचार से। तो हमको सोचना है कि हम चाहे तो किसी भी गरीब को, थ्योरी है कि हम जस से भी बड़े हैं, हम चाहे तो किसी भी गरीब को, किसी भी प्रकार के पीड़ित को उसी टाइम ऑन द स्पॉट हम जो है न्याय दे सकते हैं। वो न्याय दिए कैसे? सॉरी, मैं समय तो ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हमको सबको, पुलिस वालों को तन मन धन से जनता गरीब का सहयोग करना चाहिए, जैसे मैंने किया। मेरा बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम में नहीं बता पाऊंगा। दूसरा, मेरा हिमाचल सरकार से एक बहुत छोटी सी निवेदन है सरकार कि मैं 3 बार माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से जिला किन्नौर के लगभग 17,000 गरीब लोग, जो मेरे पास आरटीआई के तहत बिल्कुल प्रूव्ड है कि वो 5 बीघा से कम जीवन पर जीवन यापन करते हैं, उनके घर की हालत यह है कि वो जिस बेड में सोते हैं उस फोल्ड भी नहीं कर पाते, और जहां वो टॉयलेट जाते हैं आप उस टॉयलेट के अंदर नाक बंद करके जाना पड़ता है। हमने उसको सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन मेरा एक मेथड है कि जब तक हम लैंड नहीं देंगे तब तक उनकी समस्या का हल नहीं होता है। यदि किन्नौर के गरीबों को लैंड मिलेगा, वो पौधे लगाएंगे, सेब लगाएंगे, बगीचा को मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में उतारेंगे, उनकी समस्या हल हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी से मैं इस मंच के माध्यम से बहुत ही जोरों से निवेदन करूंगा कि उन गरीबों के लिए आप तहे दिल से जमीन कृपया करके दीजिए। बड़ी मेहरबानी। उससे मुझे ये अंदेशा है कि आने वाले समय में किन्नौर में एक और मुसीबत खड़ी होने वाली है। और मुसीबत ये है कि प्रशासन ये कहेगा कि किन्नौर में तो जनजाति ही नहीं है, और वो गलत भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जिला डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अनुसूचित जाति है ही नहीं, अनुसूचित जनजाति है ही नहीं। जब रिकॉर्ड में अनुसूचित जनजाति नहीं है तो आप यहाँ शेड्यूल एरिया रिमूव करने के कगार में पहुंच जाएंगे। हम अभी किन्नौर के लोग यही नहीं जान समझ पा रहे हैं कि जाति जनजाति होती क्या चीज है। अब यदि हम जनजाति ही रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं है, पहला काम तो ये करना होगा हमें कि हमको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जनजाति रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करना होगा। हम समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। हम रहते हैं अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्रों को कहते हैं संविधान के अंदर संविधान, इसको हाईली प्रोटेक्टेड आपको शेड्यूल कहा जाता है। इसमें हमारे अपने रीति रिवाज की प्रोटेक्शन है, हमारे रीति रिवाज के तहत जो कानून है उसको पूरी मान्यता दी जाती है। इसमें हमारी जो संस्कृति है उसकी प्रोटेक्शन पूरी है। या हम जो एजुकेशन देना चाहते हैं ट्राइबल ग्रुप से, उसकी भी पूरी प्रोटेक्शन है। जरूरी है कि हम ये डिमांड करें गवर्नमेंट से कि जो प्रशासन के जो हेड्स हैं वो जरूरी रूप से ट्राइबल्स हों, ताकि बात रख सके और समझ सके। और जो हमारे पास स्टेट में जो सेक्रेटरीट हैं जो हमारे किन्नौर को डील करते हैं वो भी ट्राइबल ही हों, तब जाके कहीं ना कहीं हम अपनी बात रख सकते हैं और आगे हमारी बातों को लोग सुनेंगे भी। सर, इसी में एक सवाल है, इसी में आपने बताना। सुंदर नेगी जी कह रहे कि पीके गलोंग जी, अगर आप ट्राइबल क्षेत्र और शेड्यूल एरिया पर प्रकाश डालें, क्या दोनों ही एक ही चीज है या फिर इनमें कुछ फर्क है? थोड़ा इसको विस्तार से बताएं सर। ऐसा है कि जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया हमारे भारत में सिर्फ 4 हैं। वो है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं, याद रख लीजिए। ये है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
बाकी जो स्टेट जो हम ट्राइबल्स हैं वो आता है शेड्यूल्ड एरिया में। ये संविधान की अनुच्छेद 244/1 में हम आते हैं, और ट्राइबल्स एरिया आता है संविधान की अनुच्छेद 244/2 में आता है। और जो हम शेड्यूल्ड एरिया है वो ट्राइबल एरिया से भी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं आज तक। तो हम इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लैंड ट्रांसफर सिक्योरिटी, कल्चरल सिक्योरिटी और कस्टमरी लॉ सिक्योरिटी, ये सब इसमें शामिल है। तो हम ये जब तक हम अपने लोगों को इस पर इन विषयों पर अवगत नहीं कराएंगे, सचेत नहीं करेंगे, तो किन्नौर के लोगों को जगाना मुश्किल है। राशि जी ने कहा कि जो युवाओं को हमें जागरूक करना चाहिए, बिल्कुल वाजिब बोल रहे हैं। तो हमें जल्द से जल्द जितने हमारे यंग सजग लोग हैं, कार्यकर्ता हैं या सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे मिलकर हमें काम करना होगा, वरना ये संभव नहीं लगता है। दूसरा मेरा अपना ही विचार है और राशि जी से भी रिक्वेस्ट है कि जो शोधकर्ता हम लोग थोड़े बहुत शोध कर रहे हैं या लिख रहे हैं, हमें एक कमेटी बनानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारे फाइंडिंग्स हैं उसको कंपाइल करें और उसको राज्य या हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। मैं इतने ऐसे गैजेटर ऑफ इंडिया, गैजेटर ऑफ किन्नौर है, किन्नौर के गैजेटर हैं, सेंसस रिपोर्ट्स हैं, उनमें से 80% झूठ है। क्यों? क्योंकि उनको लिखने वाले थे नॉन ट्राइबल्स थे, हमने लिखे नहीं है। अब हम अपनी कहानी हम खुद लिखेंगे और हम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पर रखेंगे, तब जाके हमारी मान्यता होगी। तो ये मेरा सुझाव है। ये हम जी कहिए सर। और अब तो हैं और आगे भी होंगे। और जब मैं ये कह रहा हूँ, जब कॉरेस्पॉन्डेंसेस जो स्टेट गवर्नमेंट से मैं कर रहा हूँ लगातार, तो मुझे ये अंदेशा डेफिनेट है कि आने वाले जल्द नहीं तो 5 या 9-10 साल के बीच में प्रशासन ये कह सकता है कि किन्नौर में जब शेड्यूल ट्राइब ही नहीं है तो शेड्यूल एरिया की रखें क्यों। तो हमें आज पंचायत स्तर पर हो चाहे रेवेन्यू स्तर पर हो, हमें दुरुस्त करना होगा कि हम ट्राइबल्स ही हैं, और हमारे रिकॉर्ड में ट्राइबल्स हैं ही नहीं। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक कीजिए, किसी भी राजस्व अधिकारी के पास तहसील में, सब तहसील में रिकॉर्ड देखिए, जनजाति का एक व्यक्ति नहीं है वहां की। और जनजाति उसको कहा जाता है जो संविधान में वर्णित हो, संविधान में घोषित हो। ऐसा नहीं है कि मैं ट्राइबल हूं इसलिए मैं ट्राइबल हूं, ऐसा नहीं होगा। ट्राइबल का नाम हमें पार्लियामेंट ने दिया है और पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है और कोई नहीं। तो हमें पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया है उसी को हमें स्थापित करना होगा, नहीं तो हम सचमुच बर्बादी के कगार पे हैं आज। तो मेरा यह सुझाव है, राशि जी भी इसमें सहमत होंगे भी, उनसे भी राय हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा इस संदर्भ में। नहीं एक सवाल यहाँ पर बताया गया, उसके बाद हम ताशी जी के पास जाएंगे। सुभान जी कहते हैं कि सुभान नेगी जी, सर हमें शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट किस आधार पर मिलता है? शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट आपके जो राजस्व अभिलेख हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उसके अनुसार ही मिलते हैं। और जहां तक मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो जहां तक मैं शोध कर रहा हूँ राजस्व रिकॉर्ड्स में या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, तो मुझे लगता है कि जो जिला प्रशासन है, तहसील है, एंटी और नायब तहसील ऑफिस है, वो बिल्कुल ही गलत तरह से हमें सर्टिफिकेट इश्यू किया जा रहा है। क्यों? शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो जाति या जनजातीय एंटर है उसके आधार पर दिया जाता है, मगर हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो कोई भी ऐसी जाति या जनजाति नहीं है जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब कह सके। मान लीजिए हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा है किन्नौरा, जबकि संवैधानिक शब्द है कानौरा। अभी रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी घोषित जनजाति शब्द के आगे या पीछे मात्रा तक नहीं लगा सकता है। इन्होंने शब्द बदल दिए हैं और एक नया चल पड़ा है पिछले 9-10-12 सालों से कि किन्नौरा शब्द के साथ कुछ और जाति नाम भी जोड़ रहे हैं, जो पूरी तरह से ही गलत और असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और उस आधार पर यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, आज की जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं किसी को भी ट्राइब सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होना चाहिए। तो ये थे गेलोंग जी का। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ आदरणीय रमेश कुमार जी, जो जिन्हें पुलिस
पुलिस वाला ऑफ द अवार्ड जो मिला है 2011 में, लीग से हटकर, पुलिस के काम से हटकर। वर्तमान में वे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है एचपी पुलिस में, लीगल सेल के पद पर, और इन्होंने LLB एंड PG इन ह्यूमन राइट्स, इंडियन सोशल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मानव संसाधन जो भी समस्या है, जो मानव उद्धार के लिए काम करते रहते हैं। तो आज भी वो हमारे बीच आए हैं, खासकर इसी विषय को लेकर कि पंचायत रजिस्टर में जो कॉलम होता है नंबर 6 को कैसे ठीक करें। हालांकि गेलोंग जी ने बताया कि हम जनजातीय क्षेत्र में भी नहीं आते, शेड्यूल एरिया में नहीं। सबसे पहले तो पूरे किन्नौर को समझना है हमें यहाँ पर किस प्रकार से काम करना है। एक तो गेलोंग जी ने कहा कि अगर हमारे ट्राइबल एरिया का अधिकारी होगा, वो समझेगा, वो काम करेगा, क्योंकि नॉन ट्राइबल ने काम किया है तो जो है तो इसलिए दिक्कतें आ रही है। और इन्होंने कहा कि शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट कैसे मिल रहा है, तो आपने भली भांति समझा। तो चलिए हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे, और मेरा मकसद रहता है इस पेज के द्वारा किसी जातिवाद को बढ़ाना नहीं। हमारे किन्नौर की जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, किसी भी वर्ग का वो दिक्कत है, आने वाले समय में दिक्कत कर सकता है। तो वो किसके लिए, चाहे वो यहाँ के चाहे ठाकुर की गिनती में आते हो, चाहे हम शेड्यूल कास्ट के गिनती में आते हो या राजपूत के गिनती में आते हो, सबके लिए ये जो जनजातीय ना होना, ट्राइबल एरिया और जो है शेड्यूल ट्राइबल का जो है ना मिलना रेवेन्यू में, तो इन चीजों पर एक छोटी सी बहस समझेंगे और जानेंगे। और प्रक्रिया को मैं यहाँ से अपील करूंगा कि पूरे किन्नौर अपने जो है कॉलम को ठीक करे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ठीक करे, और जितनी भी पंचायत है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जाति का विषय मतलब नहीं, ये सबको ठीक करना पड़ेगा। मैं आप किसी भी वर्ग के हो, क्योंकि यहाँ पर उपवर्ग और वर्ग का भी एक विश्लेषण आता है। तो बहुत सारी ऐसे मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ, आपके पास भी कोई जानकारी होगी तो जरूर बताएं। क्या जो किन्नौर में जो है कॉलम नंबर 6 को ठीक करना जरूरी है? कॉलम नंबर 6 जनजातीय, जब हम क्षेत्र में आते तो सभी लोग जनजातीय क्यों नहीं है? क्या बाहर के बसे? अगर बाहर के बसे तो उनको जमीन कैसे मिला, हक हकूक कैसे मिला? वो यहाँ किन्नौर के जितने भी रीति रिवाजों को अपनाते हैं, जितने भी तीज त्योहार को अपनाते हैं, जितने भी जो है देव समाज के हमारे कार्य सब में चलते हैं, तो फिर आखिर क्यों जो है पंचायत के कॉलम नंबर 6 में वो जनजाति जो क्षेत्र है, जनजाति का मतलब किसी जातिवाद का नहीं है, जनजातीय क्षेत्र का, आदिवासी क्षेत्र का क्यों दर्शाया नहीं जा रहा है? इस पर हम एक बहस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के अतिथि से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार राम भगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला। आपके जो आप एक पुलिस का जो असिस्टेंट पुलिस विभाग हो, हालांकि पुलिस विभाग इतना डीपली से काम नहीं करता, लेकिन आप जो है उससे भी हटकर लीगल अलग से काम करते हो, जो एक समाज उत्थान के लिए। और बहुत बहुत बधाई कि आप समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हो। आज भी आप एक मुद्दा लेकर आए हो पंचायत रजिस्टर कॉलम में, किन्नौर के सभी लोगों को जो है जो कॉलम नंबर 6 को ठीक करना है। तो ठीक करना है तो कैसे ठीक करना है, और इन पर क्या क्या बाधाएं आ रही है? क्योंकि वर्तमान में कई जगह इस पर आवाज भी उठी है, इस पर वीडियो जो है किन्नौर काम नहीं करता है, डीसी ऑफिस के जो अधिकारी वहाँ काम नहीं करते हैं, और पंचायत के सेक्रेटरी लोग काम नहीं करते। तो इस पेचीदा को हम समझेंगे आपके समक्ष। तो सबसे पहले स्वागत करते हुए महोदय जी, आप अपना परिचय देंगे सर? हाँ, सभी किन्नौर अब तक पेज के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। मैं रमेश कुमार हूँ जी, और मेरा गांव बटसेरी है, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का मैं निवासी हूँ। मैं 1993 में पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल में अपॉइंट हुआ था। उसके बाद आज मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर हूँ। पुलिस की नौकरी आप सब जानते हैं कि वह दिन रात की नौकरी होती है, इसेंशियल सर्विसेज में आता है। फिर भी मैं बीइंग ए सोशल पार्ट, मेरी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं समाज के लिए कार्य करूं, क्योंकि मैं पुलिस में आने से पहले समाज का अभिन्न अंग था। पुलिस तो मुझे बाद में मिला तमगा, मैं पहले समाज का अंग था। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जब मैं पुलिस में आया तो मैं उस समाज के साथ जुड़ा रहूं जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचा। जब मैं भर्ती हुआ था तो आई वॉज 10th, लेकिन समय ने, वक्त ने, परिस्थितियों ने मुझे काम करना, पढ़ना लिखना सिखाया।
मैंने सेल्फ संघर्ष करके प्राइवेट ग्रेजुएशन एचपी यूनिवर्सिटी से किया। देन आफ्टर मुझे फिर बीच में ग्रेजुएशन करने का मेरी प्रॉब्लम कुछ बढ़ गई कि मुझे लगा कि कुछ सोसाइटी में बहुत सारी बातें होती है, तो थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स को समझे भी, मानव अधिकार सुनते थे टीवी में, किताबों में, समझ नहीं आता था। देन मैंने कोशिश किया कि मैं ये ह्यूमन राइट्स को समझूं। फिर मैंने पीजी किया दिल्ली से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट दिल्ली से 2 साल का पीजी डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर भी मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जो कानून के टेक्निकल आए, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, क्योंकि उसका रीजन ये रहता था कि मैं सोशल वर्क करता था। तो समाज जब सेवा करता था तो एक तो पुलिस का प्रेशर पड़ता है, पुलिस का एक डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, तो ऊपर से पूरी लॉ की जानकारी नहीं है, तो फिर ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर भी रहता था। फिर मेरे से इमीडिएट जो सुपीरियर बॉस होता है उसका भी प्रेशर रहता था। अच्छा, इधर से दिल में एक जज्बा सोसाइटी के लिए काम करने की तो करना है, तो वो एक लॉ के टेक्निकल फंस जाते थे। उस बीच में कुछ हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग भी टकर जाते थे, जो मतलब हमारे काम को कुछ और वे में लेते कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर आज तक किन्नौर अब तक पेज पर आ रहा है, तो बहुत सारी की मानसिकता इस टाइम ये भी है कि ये ना जाने अपने आप को पॉपुलर करना चाहता है, जबकि पॉपुलर वीडियो में आने से, फिल्मों में आने से नहीं होता है। पॉपुलर होता है आदमी हृदय से। कोई आदमी किसी को हृदय से मानेगा तो पॉपुलर नेचुरल हो जाता है। तो ग्रास रूट लेवल पर काम करना पड़ता है। तो बुद्धिजीवी मिले, उन्होंने मुझे काफी लीगली थ्रेट्स हुए मेरे साथ, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर मुझे प्रॉब्लम आया कि यार इस प्रॉब्लम से कैसे निपटे, और डिपार्टमेंट में रहते हुए ट्रांसफर भी बहुत हुए। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, कानून को जानना है अच्छे से। तो फिर मैंने एचपी यूनिवर्सिटी से 3 साल का फिर एलएलबी का डिग्री लिया। अब मुझे सोशल काम करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। इसी दौरान, काम के दौरान ही आपसे मेरा संपर्क हुआ, और आपने आज मुझे विषय दिया कि जिला किन्नौर के अंदर परिवार रजिस्टर, जो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो परिवार रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसके कॉलम नंबर 6 में अक्सर लोग बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। कुछ लोगों के करेक्शन हो चुके हैं, कुछ लोगों के नहीं हुए, लेकिन एक करेक्शन नहीं होने के पीछे आप रीजन बताइए करके आपने हमें इस योग्य समझा कि अपने इतना वैल्यूएबल आपके टीवी चैनल में, आपके जो आपका न्यूज है उसमें मुझे जगह दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, और मैं आपको निश्चिंत करवाना चाहता हूं कि ये जो मेरा बोलना होगा आज किन्नौर के तमाम उन लोगों के लिए बिल्कुल लीगली करेक्शन दे सकता हूं मैं, ताकि उन्हें आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स। जी, हमारे जो आज के अतिथि है मानव अधिकार के लिए जो है इसमें काम करते हैं, जो जो हर इंसान के लिए, चाहे महिला पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे सताए हुए किसी का भी हो, आप कभी भी किसी भी का जो है कोई भी आपको दिक्कत है सोशल में, तो आप जरूर रमेश जी से मिले। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए परिवार रजिस्टर के कॉलम नंबर 6 को कैसे ठीक करें, क्योंकि हमने भी कोशिश की लेकिन दिक्कतें आ रही है, और हमने चाहा कि संविधान के नियम जो के अनुसार, जैसे कि गेलोंग जी ने बताया कि 244/1 और 244/2 इस प्रकार के सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन है, इस पेज को ध्यान से सुने। किन्नौर अब तक पेज किसी जातिवाद को पढ़ा नहीं रहा है। यहाँ पर जो हमारे ट्राइबल हक हकूक है उसको बनाए रखने के लिए सभी वर्ग के लिए जो है, चाहे किसी भी वर्ग में आता हो, क्योंकि सबको जो है एक समान जो है अधिकार मिले, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए सर, पहला सवाल मैं ढूंढ कर लाया हूँ, आपके पास 10-12 सवाल है। पहला सवाल है कॉलम नंबर 6 जो परिवार रजिस्टर, क्या इस कॉलम का लीगल इफेक्ट क्या है सर? परिवार रजिस्टर में जो है कॉलम नंबर 6, जो इस कॉलम का लीगल इफेक्ट क्या है, इस पर थोड़ा सा बताएंगे। इसी के साथ में दूसरा और मैं सवाल पूछूंगा, एक एक नहीं पूछूंगा, 2 सवाल है। एक तो इफेक्ट बताना, दूसरा है जाति एवं उपजाति क्या होती है, कानूनी मान्यता बताएं। ये दोनों इकट्ठे बताएं सर। ओके राम भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कॉलम नंबर 6 का इफेक्ट बताने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पंचायती राज अधिनियम 1994 94 में जो सेक्शंस दिए होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेशन है, यानी कि हमारा हिमाचल का विधानसभा ने पास किया हुआ, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए
ये होता है कि रूल बनते हैं। तो रूल बन चुका है इसका दी HP पंचायती रूल, जनरल रूल 1997, 97 में इसका रूल बन गया है। तो आपका जो रूल 21 का फॉर्मेट 19 है, उस फॉर्मेट में परिवार रजिस्टर का हेड बताया गया है कि 1 नंबर हेड में क्या है, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, 4 में क्या आएगा। इसी तरह से 6 नंबर हेड है। उस 6 नंबर हेड में जो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ अथॉरिटीज भी आपके ग्रास रूट लेवल के अथॉरिटीज उस काम को नहीं कर रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहा है, उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें नियम, जब आपका एक्ट बन गया, एक्ट को इंप्लीमेंट हो रहा है ग्रास रूट लेवल, प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं इसको। प्रोसीजरल लॉ में हमारे पास रूल 21 है। अगर हम 21 को पढ़ोगे तो आपको कहीं भी इस टाइप से नहीं मिलेगा कि एक फैमिली का किस तरह से उसका पूरा का पूरा बायोडाटा दर्ज करना है, लेकिन आगे जाके फॉर्म आता है। आप जब देखोगे कभी रूल को तो नीचे फॉर्म होता है, वो भी एज वेल एज मतलब पास्ड बाय लेजिस्लेशन होता है। ऐसा नहीं कि हम उस पर कोई क्वेश्चन खड़ा करते हैं। अब उस हेड में 6 नंबर कॉलम हेड में हमको देखना है कि लिखा क्या होता है। तो ये एक्चुअली जब मैं लॉ के बारे में बता रहा हूं तो ये इसमें काम मेरे मन के वर्ड नहीं आते, इसमें वही लॉ के वर्ड आएंगे जो लिखा गया है। तो मैं उसको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि जमानी बोलूंगा तो हो सकता है मैं कोई वर्ड जो है ना गलती से गलत इंटरप्रेट कर दूं या गलत वर्डिंग बोल दूं। अच्छा, बीच में मुझे याद आ रहा है कि मैं आज इस किन्नौर अब तक के पेज से डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं जो भी इसके बाद बोलूंगा या पहले बोला गया मेरे द्वारा शब्द, वो किसी को पर्सनली हर्ट करने का नहीं होगा, ना ही मेरा किसी को परेशान करने के लिए, ना ही उनका अपमान करने के लिए, ना ही किसी समुदाय को समुदाय से बांटने का होगा। अगर कहीं बीच में जी गलती हो जाएगी, क्योंकि इंसान जुबान से कुछ भी छूट सकता है, तो मुझे क्षमा किया जाए। हम चलते हैं फॉर्म 19 पर। कॉलम नंबर 6 पर इतना ज्यादा डिस्प्यूट हुआ है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कॉलम नंबर 6 में, वेदर शेड्यूल कास्ट और नॉन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस इंडिकेटिंग द नेम ऑफ कास्ट ऑब्लिक ट्राइब ऑब्लिक ओबीसी। आप लोग गूगल में जा करके इस फॉर्मेट को चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, यहां लिखा है कि वो फैमिली जिस फैमिली को मेंटेन किया, क्योंकि उसके सीरियल नंबर 1 पर सीरियल नंबर है, 2 पर हाउस नंबर आता है, 3 पर नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली आता है, 4th पर नेम ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग हेड ऑफ द फैमिली आता है, 5th पर नेम ऑफ फादर और मदर और हस्बैंड आता है। तो 6th पर ये डिस्प्यूट जो चल रहा है ये है। तो यहाँ तो लॉ ने स्पष्ट बोला है कि क्या वो व्यक्ति जिसका परिवार रजिस्टर मेंटेन है, मुखिया है या उसकी फैमिलीज है, क्या ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और नॉन शेड्यूल कास्ट है। मतलब क्या ये शेड्यूल कास्ट नॉन शेड्यूल कास्ट समझ रहे हो, शेड्यूल कास्ट नॉन शेड्यूल कास्ट, क्योंकि कुछ बंदे शेड्यूल कास्ट में भी नहीं आते, उसको नॉन शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद बोलता है और शेड्यूल ट्राइब, क्या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, क्या बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। और बोलता है यदि ऊपर किसी के लिए लिख दिया, सपोज दैट किसी बंदे को ऊपर सेक्रेटरी साहब ने लिख दिया कि शेड्यूल ट्राइब में आता है, क्योंकि वेदर लिखा हुआ है, वेदर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, कोई व्यक्ति शेड्यूल ट्राइब में आता है। अब क्वेश्चन यह है कि जो ये वर्ड है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, हु इज कंपिटेंट अथॉरिटी जो इस सर्टिफिकेट को इश्यू कर सकता है। कोई भी व्यक्ति सेक्रेटरी के पास खड़ा होके ये बोलेगा कि मैं शेड्यूल कास्ट का हूं, मैं शेड्यूल ट्राइब का हूं, मैं ओबीसी का हूं, तो कैसे उसको इंपॉर्टेंस दे सकता है, कैसे उसको लीगल मान्यता मिल सकता है? नहीं मिल सकता है अनटिल अनलेस वो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट या ओबीसी सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस ना करे। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि किन्नौर के परिवार रजिस्टर के अंदर, अब मैक्सिमम मैं नहीं बोल सकता हूं, जितना भी एंट्रीज है मेरे पास, वैसे तो आरटीआई से भी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों की एंट्रीज उन्होंने शेड्यूल कास्ट दर्ज कर रखी है। अब वो शेड्यूल कास्ट जिनकी दर्ज कर रखी है वो बोलते हैं कि हम शेड्यूल ट्राइब है, क्योंकि उनके पास शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट है। हाँ, यदि अब क्वेश्चन आता है कि इनको जब हमने रिफ्लेक्ट करना है, तो यहां सबसे पहला मतलब लीगली रिक्वायर्ड है कि सेक्रेटरी के पास जब तक व्यक्ति शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी सर्टिफिकेट पेश नहीं करेगा, वो उसका ये कैटेगरी मेंशन नहीं कर सकता। तो कोई व्यक्ति अगर अपोज कर रहा है कि मैं शेड्यूल कास्ट नहीं हूं, आई एम शेड्यूल ट्राइब, दिस इज माय शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट,
or in which my थोड़ा caste mentioned as Kanwara. थोड़ा रोक दूं सर आपको। Yes sir. यहाँ पर एक सवाल रहेगा कि सेक्रेटरी के पास दिखाना पड़ेगा तब जब हम परिवार नकल लेने जाते हैं तो सेक्रेटरी ऑलरेडी बगैर पूछे ही आपसे पूछता भी नहीं है आपकी जाति को, आप जाति नहीं मतलब आपका कैटेगरी क्या है, यहाँ जाति की बात नहीं हो रही, कैटेगरी आप जनजाति हो या फिर आप अनुसूचित जाति हो, यहाँ पर ये दो चीज को समझना है। तो वहाँ ऑलरेडी वो अपने मतलब जो पहले का लिखा हुआ है उससे ही वर्तमान में चलता आ रहा है क्योंकि कई सदियों से चल रहा है, जबकि अभी जैसे ही कंप्यूटराइज सिस्टम आया था और सरकार का दिशा निर्देश हुआ भी है कि जो है दुरुस्ती किया जाए, कंप्यूटर में चढ़ने से पहले दुरुस्ती किया जाए जो भी जो है दुरुस्ती, लेकिन फिर भी वो दुरुस्ती नहीं कर रहे। इस पर प्रकाश डालें। हाँ, दुरुस्ती नहीं करने की तो हाँ ठीक है, मैं बीच की बातें काट कर सीधा दुरुस्ती पर आता हूँ जी। दुरुस्ती के लिए ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा दुरुस्ती के साथ समझना जरूरी है। एक एप्लीकेशन मूव करते, देखिए औरों की बात हम नहीं करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं हम। एप्लीकेशन जब बंदे को, किसी व्यक्ति को अपना डिजी लॉकर, आपको पता है डिजी लॉकर 2000 आईटी एक्ट 2010 के तहत जो है ना वो मान्यता प्राप्त है उसको। डिजी लॉकर को जब मैं चेक करता हूं तो कॉलम नंबर 6 में वर्ग में मेंशन होता है मेरी कैटेगरी के बारे में। ऊपर हिंदी में वर्ग लिखा हुआ है, उसके बाद उपवर्ग लिखा है, वहां मिलता है अनुसूचित जाति। तो जब मुझे ये वर्ड मिलता है तो कानूनी जानकार होने के नाते मैं जो ना 3 पेज का लेटर पूरे के पूरे लीगल प्रोविजंस के साथ डायरेक्टर पंचायती राज जो कि इसका मुखिया होता है, उन्हीं के जुरिडिक्शन में सब कुछ आता है, करेक्शन जो भी है, उनको मैंने लिख दिया। उन्होंने अपना लीगल सेल होता है, डायरेक्टरेट में हमेशा लीगल सेल होता है, उन्होंने उससे करवाया होगा, उनका अपनी प्रोसीडिंग है, नोटिंग शीट पर किया होगा, जो भी उनकी प्रोसीडिंग है, उन्हें हमें नहीं उससे कुछ लेना है। उन्होंने बाद में निष्कर्ष निकाला कि यस, कि ये व्यक्ति जो ये पर्सन जो मांग रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई मेरे बिना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए हमारे पंचायत के परिवार रजिस्ट्री कॉलम नंबर 6 में मेरी कैटेगरी को शेड्यूल कास्ट कैसे दर्ज किया, उन्होंने मान लिया और एक चिट्ठी निकाल दिया। किसको निकाल सकते हैं उसके बाद? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का मामला था, डीपीओ को। तो उन डीपीओ के लिए जो चिट्ठी निकाला जाता है वो निकाला जाता है 8-7 जुलाई 2021 को। अब थोड़ा सा इसी यहीं से हम क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। जो हमें 8/7/2021 का जो चिट्ठी है जो डायरेक्टर ने निकाला है डीपीओ को, उसको थोड़ा सा मैं पढ़ के बताता हूँ। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस, ऊपर 2 लिखा है डीपीओ को, नीचे लिखा हुआ है इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 30/6/2021 ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव, it is to inform you that the online version of Parivar Register is not disabled for category column updation. Full stop. Several representation are being received in this office regarding change in the caste category in the column number 6 of the Parivar Register. Secretary Gram Panchayat can update the same from the year login credential on the production of authenticated certificate issued by the concerned authority. As far as issuing of SC/ST certificate instead of caste certificate is concerned, it is to be given by the revenue authority. Secretary of concerned GPs may be directed to do the needful in accordance with the law. तो डायरेक्टर ने मान लिया कि इसके परिवार रजिस्टर के कॉलम नंबर 6 में शेड्यूल कास्ट गलत चढ़ा हुआ है। इसके अनुसार एज पर लॉ जो पार्लियामेंट ने हमें दिया है दी कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 जो अमेंडेड अप टू टाइम अमेंड होता है, और 1956 में हिमाचल प्रदेश के जो शेड्यूल ट्राइब जो इस टाइम 10 कैटेगरी है वो जो है ना शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। तो उन्होंने मान लिया कि इस पर्सन का जो है ना कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब है। तो इसमें डायरेक्शन दे दिया कि आप सेक्रेटरी को डायरेक्ट करो कि ये व्यक्ति, इसमें कॉपी मेरे लिए क्या हुआ है, रमेश कुमार सनोफ जो भी है मेरे लिए कॉपी कर दिया, इसमें दे दिया डायरेक्टर ने कि भाई ये व्यक्ति जब कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा तो उसके अनुसार इसके परिवार रजिस्ट्री कॉलम नंबर 6 को दुरुस्त किया जाएगा। उसके बाद देन डीपीओ इस लेटर को स्टडी करते हैं और लगभग जो है ना आपके काफी दिनों क्या था 25 नवंबर 2000 नवंबर नहीं आएगा सॉरी, ये जो ना 26 जुलाई मतलब 8/7 को तो निकाला था डायरेक्टर ने, अब 26 तारीख को निकालते हैं ये डीपीओ साहब। किसको भेजते हैं? बीडीओ को, जो कि सेक्रेटरी बीडीओ के अंडर होते हैं डायरेक्टली। यहाँ क्या लिखा, इसी चिट्ठी को उन्होंने जो है एंडोर्स किया। क्या लिखा? समस्त खंड विकास अधिकारियों को इस आशय के साथ कि अपने अधीनस्थ पंचायत सचिवों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।
अब इस लेटर को समझना आपने, ये चिट्ठी केवल मेरे लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए नहीं निकल रहा है, ये चिट्ठी सबके लिए निकल रहा है कि सब सचिव को जो है इसमें डायरेक्शन दिया जाए। ओके, उसके बाद बीडीओ साहब जो कि कल्पा ब्लॉक के बीडीओ साहब हैं, ये निकालते हैं 25 नवंबर 2021 को इसी चिट्ठी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो वो क्या लिखते हैं, समस्त पंचायत सचिव विकास खंड कल्पा को। अब वो की बात नहीं, निचार की बात नहीं, वो अलग निकाला हुआ वीडियो ने। अब यहाँ पर क्या बोला, उपरोक्त विषय के संदर्भ में अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला के कार्यालय पत्र संख्या सच एंड सच, जो मैंने पढ़ लिया, डेटेड 8/7/2021, जिसको मैं पढ़ रहा था अभी तक, जो कि जिला पंचायत अधिकारी किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या 4513-15 दिनांक 26/7/2021, देखो डीपीओ का चिट्ठी का नंबर भी आ गया, के माध्यम से विकास खंड कार्यालय को प्राप्त हुआ है। वो ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर के कॉलम नंबर 6 में दर्ज परिवार के वर्ग को बदलने के संबंध में, देखो यहाँ भी क्लियर लिख दिया स्पष्ट कि अनुपालना में, देखो इसको अनुपालना मतलब कंप्लायंस करना है, में अपनी लिखा जाता है कि आपको उपलब्ध करवाए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर बीडीओ ने डायरेक्ट ऑर्डर सेक्रेटरी को कर दिया, ये मेरे उसके फेवर में कर दिया। ओके, अब वैसे तो सेक्रेटरी को कंसर्निंग ग्राम पंचायत को इस ऑर्डर का, क्योंकि इसमें 3 ऑर्डर हो गए, डायरेक्टर, डीपीओ और बीडीओ। अब सेक्रेटरी कंसर्न की ड्यूटी बनती है कि वो एम्प्लॉय होने के नाते अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के ऑर्डर को एज इट इज लाल पेन से नोट दे करके उस व्यक्ति का कैटेगरी को चेंज करें। काफी समय हुआ, नहीं हुआ चेंज, तो जबकि बीडीओ साहब का चिट्ठी तो जा चुका था आपका 25/11/2021 को। हालांकि 2-3 महीना वेट करने पर उन्होंने मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं किया मुझे, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा उनको शायद पता ना, फिर एक हिंदी में मैंने ड्राफ्टिंग किया और वो चिट्ठी लिख दिया, सेक्रेटरी ग्राम पंचायत बटसेरी। उसमें मैंने सारा जिक्र कर दिया और रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई डायरेक्टर के ऐसे ऑर्डर है, कृपया जो है ना आप मेरे जो भी फैमिली करेक्टर है, सॉरी कैटेगरी है, उसको चेंज करें। तो फिर मैं खुद गया, क्योंकि चेंज फिर भी नहीं हो रहा था, फिर मैं खुद गया इन पर्सन। जब इन पर्सन गया तो सेक्रेटरी कंसर्न की प्रॉब्लम देखिए क्या है कि वो मुझे एक चिट्ठी दिखाते हैं। वो चिट्ठी में आपको सबको पता है कि एक चिट्ठी इशू हुआ था अभी जैसे 12 में, मतलब फरवरी 2022 में एक चिट्ठी, सबके पास इसकी कॉपी है, व्हाट्सएप के थ्रू खूब चलाया, मतलब अपोजिशन बोल सकते हैं उसको, अपोजिशन ने खूब चलाया उसको और एक एक व्यक्ति तक पहुंच गया। ये कॉपी सेक्रेटरी साहब के हाथ में थी। ये है 7/2/2022 को, जिसमें ऋग्वेद ठाकुर आईएएस स्पेशल सेक्रेटरी पंचायती राज ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज को लिखा था कि बहुत सारे डिस्प्यूट हो रहा है कि जो मतलब क्योंकि जो किसी का एसटी या एससी होता है वो रेवेन्यू से इशू होता है। उन्होंने बोला कि आप अपने फील्ड फंक्शनरीज को ऑर्डर करो कि जब भी वो किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो उसका ओरिजिनल कास्ट उसमें रिफ्लेक्ट करे। तो ये चिट्ठी कोई नया नहीं है, ये पहले से ही होते आ रहा है। आप देखिए, कोई व्यक्ति रेवेन्यू अथॉरिटी से बोलता है मेरा शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ, तो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट जब भी बनाएगा अथॉरिटी, उसकी जो भी कास्ट होगी, चाहे वो किसी कोली समुदाय से, चाहे वो लोहार समुदाय से है, चाहे जो भी उसमें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, वो आता है, फाइल करता है, तो उसको एससी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस चिट्ठी में कोई नई बात नहीं है। अगर किसी का शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसकी कास्ट, उसकी कम्युनिटी मस्ट बी कानौरा और किनारा। वो किसके संदर्भ में, जिला किन्नौर के संदर्भ में होता है। तो ये चिट्ठी कोई नया नहीं था, इन्होंने पता नहीं इस चिट्ठी को क्या इंटरप्रिटेशन किया क्या। फिर सुनिए, देन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैंने बोला कि आपको मतलब लीगली समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ अपने बॉस अथॉरिटी के पास चलिए, या हम डीसी किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट का मुखिया होता है वो सारी बातों को समझते हैं, हम चलिए हमारे साथ, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये कोई लीगल राइट भी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। चलिए हम पहुंचे पीओ हमारे बीडीओ साहब हैं कल्पा के, फिर हम उनसे मिले। ये आज से 10 दिन पहले की बात है। मेरे साथ हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी भी थे, जो कि बहुत ही एजुकेटेड है और लॉ के हर टर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको लगा कि लड़का बिल्कुल जो आवेदक है बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन समझने में थोड़ा समझ इनको नहीं आ रहा है। तो हम चले रिकांगपिओ, बीडीओ साहब से मिले, तो बीडीओ साहब ने अपनी समस्या जाहिर कर दी कि आई एम अनेबल टू करेक्ट दिस एंट्री। तो हमने थोड़ा सा उनसे बातचीत भी किया, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को इतना नहीं समझ पा रहे। चलो वो अपनी अपनी समस्या होती है, अधिकारी बनने पर ही इसका मतलब ये नहीं होता उसको सारे लीगल आते हैं। लीगल तभी तो लीगल सेल बिठाया होता है, कानून के ज्ञाता लोग वहां बैठे होते हैं, इसलिए कि भाई अधिकारी को भी कई बार कानून की बातें समझ नहीं आती।
उसके बाद हमने बोला कि आपके अथॉरिटी के पास चलिए, जो आपके इमीडिएट बॉस है। तो इमीडिएट बॉस होते हैं उनके डीपीओ साहब, तो डीपीओ साहब भी नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन उनके ऑफिस के बंदे मिल सकते थे। फिर हम चले डीसी के पास, तो डीसी साहब उस दिन थे नहीं, अनफॉर्चुनेटली। फिर हम मिले AC2 डीसी साहब है, शायद मनीष चौहान कुछ ऐसा नाम है उनका, हम उनसे मिले, हमारे प्रधान जी, मैं, हमारे सेक्रेटरी साहब सब मिले, और AC साहब ने हमारी समस्याओं को सुना, बातों को सुना। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब भाई ये पर्सन शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट दिखा रहा है, उसमें इसकी जाति कानौरा दर्ज है, तो आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने वीडियो डीपीओ ऑफिस से बुलाए थे कोई अधिकारी कर्मचारी, तो इंटरप्रिटेशन कुछ अलग अलग टाइप की हो रही थी, तो वो मुझे लगा कि यहाँ भी इनको समझ नहीं आ रहा है। तो अब उसके बाद जो हमें एक कागज दिया उन्होंने, तो क्या दिया देखिए, उसके बारे में बताता हूँ, जिसके अनुसार अभी प्रेजेंट टाइम में तमाम सेक्रेटरी जो हमारे जिला किन्नौर के पंचायत है, चाहे वो 68-69 के आसपास पंचायत नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास एक कागज है, देखिए उसका इंटरप्रिटेशन बताता हूँ, बड़ी मजे की बात। कोई भी व्यक्ति, दे आर पब्लिक सर्वेंट एंड गेटिंग सैलरी फ्रॉम पब्लिक के टैक्स से ही तो सैलरी ले रहे हैं ना, तो पब्लिक तो कोई परेशान नहीं होना चाहिए। ये परेशान, मैं एक लीगल नॉन व्यक्ति हूँ और मैं LLB होल्डर हूँ, मेरे साथ इतनी दिक्कत आ रही है, तो आप कल्पना कीजिए जिला किन्नौर के वो लोग जो कानून को अच्छे से नहीं समझ पाते, साधारण लोग हैं, उनको आप जो बोलेंगे वो मान लेते हैं, तो कैसे उनकी समस्या हल होगी। अब देखिए कागज क्या है उनके हाथ में, जो कि मुझे वहीं AC2 DC ऑफिस के अंदर ही मुझे ये कागज हाथ में पकड़ाया गया। देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, यही चिट्ठी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 7/2/2022 को स्पेशल सेक्रेटरी पंचायती राज ने रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू को लिखा था, वो चिट्ठी यहाँ कैसे जा रहा है देखिए। आपके डायरेक्टरेट, वही पंचायती राज का डायरेक्टरेट साहब इस चिट्ठी को किसको भेजते हैं, DC किन्नौर को, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गया था। अभी देखो क्या होता है ऑफिस में, जब स्पेशल सेक्रेटरी पंचायती राज ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू को भेजा, उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू अपने ऑर्डर जो भी उनको सही लगता है उस हिसाब से ऑर्डर को पास करते हैं, किसको, DC किन्नौर को करना था। पर यहाँ कुछ उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसी चिट्ठी को डायरेक्टर पंचायती राज डायरेक्ट DC को करते हैं, जबकि हम 7/2 की चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उन्होंने उस चिट्ठी को DC को एंडोर्स नहीं किया हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी चाहे तो DC को एंडोर्स कर सकते थे, इसका मतलब वेल नोन स्पेशल सेक्रेटरी को पता था कि बिल्कुल सही है, अब जो भी करेगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करे उनकी कंपिटेंसी में। पर वहां से डायरेक्टर पंचायती राज उस चिट्ठी को डायरेक्ट जो है DC को भेजती है, जबकि अभी एक्शन तो वहां से होना है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से। तो उसके बाद जो DC किन्नौर को उस चिट्ठी को उन्होंने फॉरवर्ड किया, तो उसमें फॉरवर्ड करने का क्या होता है देखिए, तो इसमें लिखा इन्होंने, डायरेक्टरेट ने क्या लिखा, पंचायती राज ने DC को कैसे लिखते देखिए, रिगार्डिंग कॉलम नंबर 6 इन दी परिवार रजिस्टर। आप देख सकते हैं कहीं भी मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो कोई व्यक्ति मेरे से पर्सनल कॉन्टेक्ट करे, मैं व्हाट्सएप में ये ऑर्डर दिखा दूंगा। 9/2/2022 की चिट्ठी है, पंचायती राज जो डायरेक्टरेट से ये निकलता है DC को किन्नौर को जाता है, क्या बोलते हैं देखिए, काइंडली रेफर टू योर ऑफिस लेटर नंबर KBB परिवार रजिस्टर 2021 डेटेड नील ऑन दी सब्जेक्ट साइटेड अबव इन दिस रिगार्ड द मैटर हैज बीन टेकन अप विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ HP। तो कौन बोल रहा है, डायरेक्टर पंचायती राज। तो क्या स्पेशल सेक्रेटरी पंचायती राज एंडोर्स करके DC किन्नौर को नहीं भेज सकते, क्योंकि है तो पंचायत की हेड है ना वो, लेकिन नो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लिखा, अलोंग विद द ओपिनियन ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट टू इशू डायरेक्शन टू द फील्ड फंक्शनरीज ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इशूइंग कास्ट सर्टिफिकेट टू मेंशन द ओरिजिनल कास्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स स्पेशली इन द शेड्यूल्ड एरिया, सो द कंफ्यूजन रिगार्डिंग द मैटर अंडर कंसिडरेशन इज क्लियर्ड, कॉपी एनक्लोज। कॉपी कौन सा लगा है, वही जो 7/2/2022 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजा। अब देखिए इस चिट्ठी ध्यान से पढ़िए, यहाँ भी डायरेक्टर पंचायती राज ने कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला कि भाई जब भी कोई सर्टिफिकेट लेगा, जो भी कास्ट लेगा उसका ओरिजिनल कास्ट मेंशन करो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज भी जाओ आप, कोई व्यक्ति यदि शेड्यूल कास्ट का है तो वो रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाए, अप्लाई करे, अगर वो शेड्यूल कास्ट का ले रहा है तो उसके ओरिजिनल कास्ट उसमें लिखा जाता है, जैसे लोहार लिखेंगे, किसी का कोली लिखेंगे, जो है पटवारी देता है ना रिपोर्ट। अब कोई व्यक्ति शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट लेने जाता है तो उसका कास्ट क्या लिखेंगे, उसका कास्ट लिखेंगे जो पार्लियामेंट से माना गया है, उसमें है कानौरा और किनारा, ये 2 वर्ड लिखेंगे तो सर्टिफिकेट इशू होगा। तो इस चिट्ठी में भी, जो ये चिट्ठी है, इसमें भी पंचायत के सेक्रेटरीज को, पंचायत अथॉरिटी को, DC किन्नौर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पर भी कहीं कोई बात लिखी नहीं गई है। ओके, इसके बाद क्या होता है देखिए, इस चिट्ठी को DC किन्नौर ने इसको मतलब जब उनका पुटअप हुआ तो लिख दिया है नीचे, इसमें क्या लिखा, AC2 DC, सिग्नेचर कर दिया।
फिर आगे जाता है, यहाँ पर देखिए मैंने गोल सा भी किया, चलो आप लोग को ढंग से नजर नहीं आ रहा होगा। फिर उसके बाद क्या किया, AC to DC ने इसको फर्दर फॉरवर्ड किया DPO को, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को। देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है, ऐसा होता ना, या तो लिखते हैं कि फॉर नेसेसरी एक्शन, या तो कोई डायरेक्शन होता है। अब क्योंकि रेवेन्यू अथॉरिटी जानता है ये कॉरेस्पॉन्डेंस अननेसेसरी है, और उनको पता है कि शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट जब देना है तो उसकी कास्ट वही लिखनी पड़ेगी जो पार्लियामेंट से पहले ही 1956 का जो SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ऐड हुआ था, वो जो ना जाके 1950 में जुड़ता है। उनको सब पता है क्योंकि अथॉरिटी जानती है। लेकिन अभी भी नहीं बोला गया कहीं भी कि भाई किसी का पंचायत में 6 में अभी मत करो, ठीक मत करो, कहीं नहीं बोला गया। उसके बाद DPO साहब, देखो ये थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये DPO साहब फिर इसमें क्या करते हैं, हमारे किन्नौर के DPO साहब इसको एंडोस करते हैं, पृष्ठांकित करते हैं। तो क्या लिखते हैं मैं पढ़ के बताता हूँ। ये करते हैं 16 मार्च 2022 को करते हैं। खंड विकास अधिकारी विकास खंड कल्पा, निचार तथा पू, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित प्रेषित है कि आप अपने अधीनस्थ पंचायत सचिवों को परिवार रजिस्टर के कॉलम नंबर 6 में प्राप्त दिशा निर्देश से संबंधित मार्गदर्शन, जो कि विशेष सचिव पंचायती राज विभाग से प्राप्त हुई है, की छाया प्रतियां आपको आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है। अब मुझे ये बताइए, डायरेक्टर पंचायती राज का जो विशेष सचिव है, जो कि जिस चिट्ठी का ये जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा बोला कि कोई ST का सर्टिफिकेट इशू करेगा तो उसका कास्ट जो ना तुम कोई कोली लिखो या लोहार लिखो, कहाँ लिखा हुआ? ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। इंटरप्रिटेशन करने नहीं आ रहा है, उनके पास टाइम नहीं है पब्लिक ग्रीवांस को सुनने की, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर सुनने की कोई समय उनके पास नहीं है। यहां भी कहीं भी रोक टोक नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है फर्दर, BDO साहब, क्योंकि अब चिट्ठी यहां से निकला, यहाँ से DPO से BDO, अब BDO को चला गया तो अब BDO अलग अलग एक्शन लेंगे, पू वाले अलग, निचार वाले अलग, कल्पा वाले अलग। हम कंसर्न करते कल्पा से, तो हम तो कल्पा की बात करेंगे, दूसरी जगह का भी बात नहीं करेंगे। तो हम चलते हैं कल्पा के खंड विकास अधिकारी जी की चिट्ठी पर। उन्होंने क्या लिखा देखिए, प्रेषित समस्त पंचायत सचिव विकास खंड कल्पा, बिल्कुल सबको गया, सेक्रेटरीज को, जितने भी हमारे खंड कल्पा में आते। यहाँ क्या लिखा, उपरोक्त विषय के संदर्भ में अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के कार्यालय की संख्या जो भी है डैश दिनांक 9/2/2022, कौन सी चिट्ठी है 9/2/2022 को, जो कि डायरेक्टर ने लिखा था, DC साहब को लिखा था, जबकि वो चिट्ठी पहले ही पढ़े जा चुका था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अभी तक तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, किसी के कास्ट में क्या करना क्या नहीं करना, वो गवर्नमेंट लेवल पर डिसीजन उन्हीं के अथॉरिटी में, जुरिडिक्शन में आता है। उन्होंने अभी तक कोई चिट्ठी नहीं दिया है, लेकिन ये चिट्ठी बाईपास हो रहा है। बाईपास होकर के अब क्या हो रहा है देखिए, BDO साहब क्या बोलते हैं, 9/2/2022 जो कि उपायुक्त किन्नौर को संबोधित है, वो जिला पंचायत अधिकारी किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के पत्र पृष्ठांकन संख्या किन्नौर इतना 16/3/2022 जो मैं पहले ही कर चुका हूं, के माध्यम से विकास खंड कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो कि परिवार रजिस्टर के कॉलम नंबर 6 के संबंध में दिशा निर्देश मार्गदर्शन बारे है। अभी मार्गदर्शन कहाँ है? स्पेशल सेक्रेटरी ने लिखा प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू एनी डायरेक्शन इन लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950, मतलब 1950। तो कहाँ है अभी उनका डायरेक्शन? नहीं है, अभी ऐसी डायरेक्शन बनाया क्योंकि अपनी तरफ से ढंग से उनको इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको भी मान लेते हैं। आगे जाके क्या बोलते हैं वो, विकासखंड कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो कि परिवार रजिस्टर कॉलम नंबर 6 के में दिशा निर्देश मार्गदर्शन बारे है। अतः कार्यालय को प्राप्त पत्र दिशा निर्देश सहित आपको इस आशय सहित प्रेषित है कि पत्र के साथ संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी अपनी ग्राम पंचायत में कार्य करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 21 के नियम 21 में अंकित प्रावधान को ध्यान में रखें। ये नियम 21 वही है जो मैंने बहुत पहले बोला था कि जो पंचायत रूल, जनरल रूल 1997 की रूल 21 में जो प्रोविजन है फैमिली रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उसका फॉर्म जो है ना 19 में निकला है, उसको मेंटेन करो बोलते। तो कहां सेक्रेटरीज को ये ऑर्डर है कि तुम किसी के गलत एंट्रीज को करेक्ट मत करो? बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन है। तो मैं समझ रहा हूं कि शायद आपको समझ। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं। अब क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलरली मेरे एप्लीकेशन में सेक्रेटरी को, कंसर्निंग सेक्रेटरी को, DPO को, BDO को, जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको ऑर्डर कब हुआ? देखिए, ऑर्डर होता है उनके लिए, कब होता है?
जो इम्प्लीमेंट करने के लिए गई। इस व्यक्ति का जो ग्रीवेंस है हमने डायरेक्टरेट में सुन लिया है, लीगली बिल्कुल सही है, आपको ठीक करना है, करेक्ट करना है। तो ये फाइनल ऑर्डर कब इशू होता है? ये होता है वीडियो से निकलता है 25/11/2021 को, और डायरेक्टरेट से निकलता है ये ऑर्डर 8 जुलाई 2021 को। अब जो ये जो बीच में जो खरारा पाया इन्होंने, जिसकी कोई लीगल कोई बेस नहीं है, उन चिट्ठियों पर बिना मतलब का किसी के करेक्शन को रोका जा रहा है। इसको अगर हम मान भी लेते हैं कि चलो ये ऑर्डर है सेक्रेटरी के लिए, तो ये कब होता है फाइनल ऑर्डर? ये होता है 25/3/22 को। तो मेरे इसमें फाइनल ऑर्डर ये 25 मार्च को है। मेरे केस में ये जो 25 नवंबर 2021, तो सेक्रेटरी को 25/11/2021 अगर 5 दिन उनके पास पहुंचने को लगा, तो ये तो दिसंबर 1 तारीख 2 तारीख 2021 को करेक्ट होना चाहिए था। आपने करेक्ट वहां नहीं किया, और आपके 4 महीने तक वेट करते हैं। 4 महीने के बाद कोई फजूल का ऑर्डर आता है जिसमें ना तो कोई स्टे है, ना तो कोई डायरेक्शन है, ना तो कोई ऑर्डर है। तो क्यों किन्नौर के लोग, बस इस केस को सिमिलरली सबके लिए समझा जाए, तो क्यों किन्नौर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अवेयर लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? तो आप कोई, मुझे लगता है समझ गए होंगे। आप कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, बहुत बेहतरीन आपने यहाँ पर बताया किस प्रकार से जो है आपका ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अधिकारी है, चाहे सेक्रेटरी लेकर से लेकर हो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, और आपका डीसी, एडीसी, बीडीओ, सेक्रेटरी, 8-10 विभागों के कार्यालय में जो हमारे ये पेचीदा है। और दूसरी बात, आप जैसे एडवोकेट, जो एक वकील, ऊपर से फिर आप जो है मानव अधिकार, मानव संसाधन अधिकार, मानव अधिकार के लिए काम करें, और ऊपर से आप जो है पुलिस विभाग, तो आपके पास ही इतना पेचीदा लग रहा है, तो हम आपको तो इतना आसान नहीं है इसको ठीक करवाना। फिर भी ये जो ठीक करवाना, सबसे पहले तो ये जो लोगों को समझाए कि ये जो कॉलम नंबर 6 ठीक करवाना, क्या ये हमारा संवैधानिक अधिकार है? और संविधान अधिकार है तो क्यों इस प्रकार से पेचीदा में फंसाया जा रहा है? जरूर बताएं। हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल ये जरूरी हो चुका है। ठीक है, जब तक लोग अवेयर नहीं थे तब तक ठीक था, लेकिन एक आपको मैं कहावत बताता हूँ। घर होता है ना, घर, जब कोई व्यक्ति घर बनाता है तो उस घर को यदि वो स्वयं मेंटेन करता है तो बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा, दिल से करेगा। लेकिन उस घर को किसी को हैंडओवर करेगा, केयर टेक कोई और करेगा, तो उस घर को वो व्यक्ति ढंग से मेंटेन नहीं कर सकता है। ठीक, इसको मैं अब कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ता हूँ, संविधान से। संविधान में आर्टिकल 330, 31, 32 इस तरह से चलेगा, आगे जाके 341, 342, आगे जाकर के 366, 25 में आपके शेड्यूल ट्राइब के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। और आर्टिकल 244 में, जो कि बात बार बार शेड्यूल एरिया की आती है, आर्टिकल 244 का जो पार्ट 1 है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति वगैरह ये शेड्यूल्ड एरिया में आता है। तो इसकी नोटिफिकेशन 1975 में निकली थी। अब क्वेश्चन आता है कि जो घर बनाया, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में लिया, किसने लिया? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट इज आवर प्रोटेक्टर एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज वेल एज गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हमारे संरक्षक है, इन्होंने ट्राइबल को प्रोटेक्ट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि जब पार्लियामेंट 1950 में दी शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950, दी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 निकालता है। मैं मान गया, उसको जब हम पढ़ते हैं तो वहां हिमाचल प्रदेश अभी नहीं मिलता है आपको, लेकिन 1950 में अमेंड होकर के ये जुड़ जाता है। तो 1950 में हम लोग कानौरा शब्द और किनारा शब्द, क्योंकि एक चीज और बताता हूं मैं, वहां जो दिल्ली से जो ऑर्डर निकला है ये हिंदी वर्जन में नहीं आया है, इसका राजपत्र को देखोगे तो इंग्लिश वर्जन में। तो हमको जब कभी भी देखना, आपने शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशू होगा ना, हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में होता है। क्यों? उनको खतरा होता है अगर उसमें एक भी वर्ड, एक भी स्पेलिंग मिस कर दिया तो उस व्यक्ति का, उस लड़के का कैरियर खराब हो सकता है, इस बेस पर कि आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड है, या इलीगल नहीं बोला मैंने, इनवैलिड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि 1950 में जब ये नोटिफिकेशन निकाला, बार बार अमेंड हुआ, 56 में हम लोग ऐड हो गए, तो हमारा प्रोटेक्टर एक तरह से ये जो ना पार्लियामेंट को पावर है। तो पार्लियामेंट ने हम शेड्यूल ट्राइब यानी कि घर बनाया, तो बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया।
उन्होंने बोला कि हम कानोरा और किनारा को हम ट्राइब ले रहे हैं। तो किनौरा कानौरा ट्राइब है ना, अब उसको यहाँ घर मेंटेन करने नहीं आ रहा है, चाहे जिला प्रशासन बोलो, चाहे आप हिमाचल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बोलो, तो मेंटेन करने नहीं आ रहा है। जब उन्होंने बोला कि किनौरा और कानौरा जाति है भाई, लेकिन आज बात और चीज बताता हूँ, क्लियर करना चाहूंगा। जब आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ोगे, आपको उसमें मिल जाएगा, गूगल में मिल जाता है, तो उसमें कानौरा किनारा बराबर है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर नहीं लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ हिमाचल लिखा हुआ है। तो यहाँ लीगल इशू हो जाता है कि ये कानौरा कहाँ की है, किनारा कहाँ की। तो इसको कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। मैंने आरटीए से पूछा, हिमाचल सरकार से, ये मेरे पास आरटीए का ये है, अगर किसी को ज्यादा अच्छे से चाहिए तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसमें मैंने पूछा था कि ये जो किनारा और कानौरा कम्युनिटी है वर्तमान में कहाँ रहता है हिमाचल के अंदर, क्योंकि 1956 में हिमाचल प्रदेश अभी राज्य नहीं था, और उस टाइम शायद ये यूटी में था। तो उन्होंने बताया कि इस रिप्लाई में हिमाचल सरकार ने मुझे रिप्लाई दिया है कि जो कानौरा और किनौरा है वो जिला किन्नौर में पाई जाती है। अब जब जिला किन्नौर के अंदर है तो हम लोग जिला किन्नौर के हैं। जब जिला किन्नौर के हैं तो पार्लियामेंट ने मान लिया कि कानौरा किनारा जो ना शेड्यूल ट्राइब में उन्होंने मान लिया है। तो क्लियर कंसेप्ट हो गया कि शेड्यूल ट्राइब है। तो जब शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति है, जब वो रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास जाता है तो रेवेन्यू अथॉरिटी उसको सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। तो रेवेन्यू अथॉरिटी ने मेरे मामले में मुझे दिया है लिख के कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इस सर्टिफिकेट में क्लियर बोल दिया मेरे लिए कि रमेश कुमार सन ऑफ जो भी है, इनकी जाति किनौरा है। तो मेरी जाति तो किनौरा हो गई ना, तो वहां पर रिकॉर्ड में अनुसूचित जाति कैसे मेंशन कर सकते हैं जब मेरा कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब है, मेरा जाति किनौरा है, तो उनको मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरह से सिमिलरली सबके केस में ऐसे ही है। तो ये जो है ना, शायद मुझे ऐसा लगता है दबाव ना होने के कारण, क्योंकि क्या होता है ना, ये हिस्ट्री बताता है कि पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो समुदाय डिप्रेस्ड होती है, जिन समुदाय को तंग किया गया होता है, तो उसके अंदर एक डर होता है। तो डर की वजह से हो सकता है लोग सामने नहीं आ रहे हो। तो जरूरी है कि भाई कानून के अनुसार रेवेन्यू अथॉरिटी कोई गलत नहीं है, हमारा सरकार से कहीं भी गलती नहीं हो रहा है, किसी भी सुपीरियर अथॉरिटी से गलती नहीं हो रहा है। तो ये नीचे ग्रास रूट लेवल पर अगर किसी कर्मचारी को समझ नहीं आ रहा है तो उनके ऊपर जो सीनियर क्यों बिठाए जाते हैं, साइनिंग अथॉरिटीज होती हैं, साइनिंग अथॉरिटीज को इसलिए बिठाया जाता है, दे आर एजुकेटेड, वेल नॉन लॉ नॉन होते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर उनकी हेल्प के लिए हर डायरेक्टरेट में लीगल सेल बिठाया जाता है, वो उनकी मदद ले चुके हैं। सेक्रेटरीट के जो लॉ डिपार्टमेंट ने भी बोल दिया, सारे डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि भाई उसका जो कैटेगरी है शेड्यूल ट्राइब का रोक नहीं सकते हैं। जब शेड्यूल ट्राइब का आया तो पंचायत करेक्ट करने से कैसे रोक सकता है। अगर इसका जो लीगल इफेक्ट बताया था आपने, कोई व्यक्ति अगर शेड्यूल ट्राइब मेंशन नहीं करता है, किसी समय में कोई ऐसा चीज आएगा, कोई ऐसा नया लॉ आएगा, कोई ऐसा प्रोविजन निकलेगा जिसमें यह बोला जाएगा कि जो आपके परिवार रजिस्टर के अंदर जो कैटेगरी मेंशन है उसी कैटेगरी को हम लोग मानेंगे, तब जिन लोगों ने ये करेक्ट नहीं किया तो वो तो शेड्यूल ट्राइब के सारे बेनिफिट्स जो सरकार के द्वारा मिलते हैं सारे से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि परिवार रजिस्टर कॉलम नंबर 6 में जितने भी अवेयर लोग हैं, समझदार लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट रोक नहीं सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट से ये ऑर्डर हो चुका है। आप प्राप्त करें और करेक्ट करने की कोशिश, ठीक है, मेरा नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग कभी नहीं करेंगे, तो इसके लिए भी आगे प्रोविजन बताऊंगा, जैसा आपका क्वेश्चन होगा किस तरह से इम्प्लीमेंट हो बता दूंगा। अब इसी सवाल पर आते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और संविधान के अनुसार से मुझे शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट मिलता है क्योंकि हम शेड्यूल एरिया के हैं, मिल गया। लेकिन पंचायत नकल में हमारा जो है वो अभी सुधार नहीं हुआ है। लेकिन भविष्य में हम जैसे हमारे बच्चे या जो भी हम जो शेड्यूल ट्राइब का फायदा लेते हैं, अगर गवर्नमेंट कहते हैं कि परिवार रजिस्टर के अनुसार काम करते हैं तो उस बेनिफिट का जो है वो हमें नुकसान भरना पड़ेगा। तो दो नुकसान हमारे को यहाँ पर झेलना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है कार्रवाई जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो पंचायत डिपार्टमेंट अमल में नहीं ला रहा, तो इस पर जो है
जो है कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? पंचायत प्रतिनिधियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुझे मिला है संविधान का अनुसार मेरे पास प्रमाण पत्र, आप संविधान के प्रमाण पत्र को जो है कैसे गलत कर सकते हैं, फिर आप दर्ज क्यों नहीं करे? तो ऐसे में मेरा एक सवाल है कि अगर कॉलम नंबर 6 अंकित जो है सेक्रेटरी ठीक नहीं करता है, तो हम अगला प्रावधान क्या है? नंबर 1, क्या मुझे जो है पंचायत प्रतिनिधियों को या सेक्रेटरियों को या बीडीओ को या इनके खिलाफ क्या मुझे कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा? इसके लिए प्रक्रिया बताएं कि नेक्स्ट प्रक्रिया क्या क्या रहेगी अगर मेरा सेक्रेटरी काम नहीं करता है? क्या सेक्रेटरी पर मुझे केस करना है, या फिर पंचायत के पूरी टीम पर केस करना है, या फिर बीडीओ ऑफिस पर कुछ आगे का प्रक्रिया बताएं, ताकि यहाँ के लोग जान सके कि जो आपको संविधान में जो प्रमाण पत्र मिला है, और जबकि आप ट्राइबल में आते हो और आपको ट्राइबल प्रमाण पत्र मिल रहा है, लेकिन आपका कॉलम नंबर 6 ठीक नहीं किया जा रहा, तो इसके लिए आगे कार्रवाई कहाँ जाए? हाँ यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी आपका। जब सारे एप्लीकेशन मूव हो रहे हैं, सेक्रेटरी तक पहुंच रहा है, बीडीओ को नॉलेज है, डीपीओ को नॉलेज है, इवन देन डीसी किन्नौर तक को भी नॉलेज है, और किन्नौर के सारे अथॉरिटीज को पता है, इवन देन पॉलिटिकल पार्टीज को पता है, सबको पता है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्शन तो होती है, क्योंकि प्रोसीजर होता है हर चीज का, डिपार्टमेंटल डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। आपके लॉ का कोई भी लॉ को मतलब आगे इंप्लीमेंट नहीं करता, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो क्वेश्चन हमारे केस में अभी ये है कि अभी इस केस को हम क्या बोलते हैं लीगल तौर पर, क्योंकि इसमें कहीं क्या बोलते हैं पीरियड मेंशन नहीं किया अथॉरिटीज ने कि आप विद इन 1 वीक में करो, 2 वीक में करो, 3 वीक में। इसका डिफेंस वो लोग ले रहे हैं, चाहे आप अथॉरिटीज बोलो, चाहे आप कर्मचारी बोलो फील्ड लेवल के, वो इसका फायदा उठा करके किसी भी व्यक्ति के एप्लीकेशन को लिंगर ऑन कर रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, अब रिटर्न में तो दे नहीं रहे, क्योंकि मैं तो रिटर्न में भी मांग चुका हूं, मुझे रिटर्न में बताओ, अगर आपने नहीं करना है तो मुझे प्रोविजन दे दो या मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो। देखिए, जब डायरेक्टर से ऑर्डर हो रहा है, डीपीओ से ऑर्डर हो रहा है, बीडीओ से ऑर्डर हो रहा है, तो सेक्रेटरी हैव नो पावर टू रिजेक्ट माय एप्लीकेशन, ये लॉ बताती है। फिर अब प्रॉब्लम ये है कि अब रिटर्न में नहीं दे रहे हैं। अब रिटर्न में नहीं दे रहे तो क्या मैं एक लीगल नॉन पर्सन को क्या सेक्रेटरी किसी कंसर्न को मैं जाके क्या गले से पकड़ के उसको क्या थप्पड़ मारूं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी कर्मचारी के या अधिकारी के ड्यूटी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। आपके खिलाफ 353 सेक्शन भी लगता है, जिसमें बहुत प्रॉब्लम है, आगे जाके बड़ा दिक्कत है। तो लीगल व्यक्ति को तो बहुत प्रॉब्लम होता है इस मामले, क्योंकि झगड़ा कर नहीं सकते आप, वो कानून को समझते। तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आरटीआई से हम अभी पूछेंगे कि जो हमारा एप्लीकेशन उस पर आपने क्या है, उसमें अगर कोई ऐसा वैसा पॉइंट मिलता है तो वी हैव राइट, या हमारे पास बहुत सारे वे है कि हम डायरेक्टर पंचायती राज को लिखेंगे कि आपका जो सबॉर्डिनेट ऑफिस जो ग्राउंड लेवल का बहुत डाउन हायरार्ची में सेक्रेटरी जो है ना, डायरेक्टर से पता नहीं 10 पोस्ट नीचे होता है, मतलब वो बिल्कुल नंबर 1 का, मतलब 0 के बाद नंबर 1 पर आता है सेक्रेटरी, फिर 1 2 3 4 कहाँ डायरेक्टर और कहाँ सेक्रेटरी। डायरेक्टर के ऑर्डर को कैसे डिसओबे कर सकता है? तो जब मुझे रिटर्न मिलेगा या हमें रिटर्न मिलेगा तो ऑब्वियसली हम कंप्लेंट फाइल करेंगे ना, हम एक पिटीशन कंप्लेंट फाइल करेंगे, पार्टी बना देंगे उसमें। तो ऑब्वियसली इसमें डायरेक्टर को पूरा राइट्स अधिकार है, पूरे प्रोविजन है उसमें कि वो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन खोलेंगे, एक्शन लेंगे, और डी चलेगा। हो सकता है मे भी कई प्रकार की पनिशमेंट है, वो सीसी कंडक्ट रूल में बताया गया है, तो वो हो सकता है जी। तो अभी फिलहाल इस मामले में कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है, अभी डायरेक्टर को लिखना होता है, लेकिन उनको लिखने से पहले हमारे पास कागज रिकॉर्ड चाहिए। अभी रिकॉर्ड नहीं है, हम आरटी से मांगेंगे। इस पर हम जानने संविधान के अनुसार ये जानना चाहेंगे। कहते हैं कि पटवारी लिखता है, पटवारी आर के नेगी जी कह रहे हैं कि पटवारी किनौरा कोली लिख रहा है, तो ये किनौरा कोली क्या ट्राइबल कैटेगरी में आते हैं सर? ये जो किनौरा जो कोली है, कोली ये एक जाति है। अगर वो ट्राइबल जो एसटी सर्टिफिकेट, देखिए बीच में आप छोड़िए, देखिए बस में सफर करते ना, आपको टेंशन नहीं होता तेल कौन डाल रहा है, आपको तो सफर करना है ना, किन्नौर से बैठो शिमला पहुंचना है, आप 350-400 रुपए दे दो ना, देन यू ड्रॉप शिमला, बात खत्म है। अब बीच में हमें नहीं देखना है, लेकिन आपको ये देखना है कि जो आपके हाथ में लीगली सर्टिफिकेट है, अगर वो शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट में किसी की कम्युनिटी को कोली दर्ज करता है तो इलीगल है, सर्टिफिकेट गलत है, इलीगल है। मैंने गलत भी नहीं बोली, इसको इलीगल बोलूंगा। तो आपका सर्टिफिकेट को पढ़ो जरा, क्या लिखा, उसमें लिखा होगा बिल्कुल कंफर्म में, शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है तो आपका लिखा होगा कम्युनिटी बिलोंग्स टू कानौरा या किनारा, स्पेलिंग है KINNARA, और कानौरा का KANAURA, कानौरा, यही 2 वर्ड मिलेंगे। तो आप तेल कौन भर रहा है उसको छोड़िए ना, आप सर्टिफिकेट को देखिए,
जब उसमें कम्युनिटी आपका मेंशन है कानून। यहाँ सवाल है कि इसके साथ कनोरा केनोरा डालने के बाद जो वर्ड आता है वो ट्राइबल माना जाएगा, जैसे कोली शब्द आ गया। अगर सर्टिफिकेट में किसी का शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट है और वहां लिखा होगा इनकी जाति कोली है, अगर फ्रंट में देखोगे ना सर्टिफिकेट में, तो वैलिड नहीं, वो गलत है। वैसा इशू नहीं होता है, वहाँ अथॉरिटीज बड़े ट्रेंड होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। हाँ तो चलिए, तो यहाँ पर कोली दर्शाना उचित रहेगा पटवारियों को, जबकि ट्राइबल एरिया में आए तो कनौरा और किनौरा जो संविधान का जो 1950 का एक्ट मिला है उस पर काम नहीं कर रहे, तो यहाँ कोली डालना जरूरी है क्या? हाँ देखिए, ये बहुत डिटेल विषय है, इस पे भूलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, फिर शॉर्ट में बताना चाहूंगा। हाँ जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। कैसे मिस्टेक हुई है मैं बताता हूँ। 1950 में दी कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ऑर्डर 1950 निकलता है। आपका स्टेट लेवल, स्टेट जो है ये भी सरकार होती है, राज्य होती है, लेकिन पावर अलग अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है। आपको पता है जब भी कोई लॉ बनता है, एक्ट बनता है, रूल रेगुलेशन बनता है, तो वो जो है ना आपका लिस्ट के अनुसार बनता है। जैसे कि एक स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है और सेंट्रल लिस्ट होता है। तो जब कभी कोई मुद्दा टकरा जाता है, जैसे यहाँ मुद्दा टकर रहा है, कैसे टकर रहा है? हिमाचल सरकार बोलती है कि किन्नौर जिला के अंदर शेड्यूल कोली भी है, लोहार भी है, फलाना भी है, फलाना भी है, और दे हैव ड्यूल स्टेटस, वो शेड्यूल ट्राइब भी अप्लाई कर सकते हैं, शेड्यूल कास्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो मानने से मना कर रही है कि भाई जो उनका इन ओरिजिनल कास्ट जो रेवेन्यू में एंट्री है, जिसको हम पेडिग्री टेबल बोलते हैं, शदरा नस्ब में जो एंट्री है, उसी कास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते करके हमारे अथॉरिटीज बोलती हैं। अब सोचना ये कि 1950 में पार्लियामेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास दो कास्ट है भाई, कौन कौन सा है? किनारा और कानौरा, ये शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, और वो इंप्लीमेंट किन्नौर में हो चुका है। तो अब क्वेश्चन आता है कि किन्नौर का एडमिनिस्ट्रेशन कब फंक्शन में आया? देखिए, किन्नौर का एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन में आया शायद 1960 में, वो डिस्ट्रिक्ट बना था। तो 1960 में आया, तो क्वेश्चन ये कि कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? दे हैव टू काइंड ऑफ रिकॉर्ड। कौन सा है? एक है कानूनी बंदोबस्त, एक है आपका क्या बोलते हैं जमीनी बंदोबस्त, भूमि, जिसको हम भूमि सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो कब हुआ किन्नौर के अंदर? आप देखोगे तो मैं एग्जैक्ट डेट गांव गांव का नहीं बता सकता, अगर मैं सिंपली बात बताऊंगा तो शायद 46-47 के अंदर एक बार उर्दू में कोई रिकॉर्ड अर्स्टवाइल के टाइम में रिकॉर्ड मेंटेन हुआ था, उसमें शदरा नसब बनाया था। तो जो प्रॉपर काम कर रहे हैं वो करते हैं 1954 में। एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 54 आता है। 54 के सेक्शन में प्रोविजन है कि पेडिग्री टेबल मेंटेन किया जाएगा। तो 1954 में ये किन्नौर हिमाचल के अंदर एग्जिस्टेंस में आता है। उस टाइम डिस्ट्रिक्ट नहीं था किन्नौर, ये महासू के अंडर होता था। तो किन्नौर 1960 में आता है। तो जो सेटलमेंट किया तो 1952-53 के बाद ये शायद एक शुरू हो रहा है जो पेडिग्री टेबल के लिए हो रहा है, और जो लैंड सेटलमेंट हो रहा है वो जाकर के कहीं 82-83 के आसपास हो रहा है। अब मुझे बताइए, 1950 में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि कानौरा किनारा कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब है। अब 1954 में ये कोली या ये फलाना ये कहां से आए? अब फिर भी आगे, तो क्योंकि पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट को। अब क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मामला आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन बोलता है कानौरा किनारा, जिसको स्टेट डिनाई नहीं कर पा रही है, काट भी नहीं कर पा रही है, और देख भी रहे हम कागज में कहीं नहीं कट रहा है। और स्टेट बोलता है कि हमारे पास इन ओरिजिनल कास्ट क्या है, कोली फलाना फलाना फलाना। तो क्वेश्चन ये है, तो 1950 को आप सेम इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? जब आप किसी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, मान लो आज से 50 साल पहले जिस व्यक्ति का उन्होंने कोली लिखा, जिस व्यक्ति का लोहार लिखा, जिस व्यक्ति का जो भी ईटीसी लिखा, तो क्या वो व्यक्ति लॉ को जानता था क्या? उसको कानून की बारीकियों का पता था? आप उसको बोलते कि तू भाई ऐसा नारे लगा, तेरे को मैं जो ना 2 लड्डू दे दूंगा हाथ में, तो वो लगाने को तैयार होता था। आज के डेट में ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया, तो किस आधार पर किया? 1950 तो कानौरा किनारा बोलता है, अब ये बाद में डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट हो जाता है, और आज हिमाचल सरकार बोलती है कि किन्नौरा कानौरा तो जिला किन्नौर में पाए जाते हैं। तो वो रिकॉर्ड को सरकार को जल्दी से जल्दी, देरी नहीं करना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए, नहीं तो अवेयर लोग बहुत बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और फिर दिक्कत आई। सरकार को करेक्शन करना चाहिए, लेकिन सरकार क्या काम करे? एक और एक आपके पास उदाहरण देता हूँ। मनरेगा के कार्ड पर भी काफी लोगों को एससी दर्ज करवाया जाता है। ये जो मनरेगा तो सरकार की योजना है ना, सरकार ही इन्हीं चीजों को बढ़ावा दे रही है। यस, ओबियसली बिल्कुल सही है। देखिए, ये मनरेगा का भी मुझे मैटर पता है। मनरेगा का जो कार्ड इशू होता है उसमें भी वो एससी शेड्यूल कास्ट लिखते हैं, जबकि इसको भी करेक्ट करने का ऑर्डर डायरेक्टरेट से हो चुका है।
अभी एग्जैक्टली मैंने कॉपी तो रखा था, मुझे अब थोड़ा टाइम लगेगा ना, टाइम वेस्ट नहीं करूँ, किसी को चाहिए हो तो मेरे पास आई हैव दैट कॉपी, मैं उसको अवेलेबल कर सकता हूँ। लेकिन कंफर्म है, बिल्कुल डायरेक्टरेट से ऑर्डर है कि मनरेगा में जो भी ये गलत मतलब एससी कोई शेड्यूल ट्राइब है तो आप एससी को आप हटाइए। लेकिन आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, आप ये नहीं बोल सकते कि किन्नौर के अंदर कोई एससी नहीं है। मे भी हो सकता है कोई एससी ना, इसकी कोई वो होती ग्राउंड होती है। कई व्यक्ति मान लो कोई लड़का किन्नौर का है तो किसी कारण से उसका सर्टिफिकेट एससी का बनता है तो वो एसटी है ना। तो यहाँ पर एक ओरिजिनल कास्ट की बात हो रही है, तो वो लोगों को एसटी दर्ज किया गया है जो बिफोर लॉ एग्जिस्टेंस, लॉ के आने से पहले, एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 के आने से पहले और 1950 जो सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन उससे पहले की वहां के रेजिडेंट है, वहां के इन ओरिजिनल हैबिटेंट है, उनको एससी दर्ज किया गया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत गहराई से सरकार को मंथन करके इसमें कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष निकाल करके 1950 की जो कंप्लायंस करना पड़ेगा। जी एक सवाल करते हैं, उसके बाद हम एपिसोड के अलविदा लेते हैं। सवाल है नेगी सूरज जी कहते हैं कि परिवार रजिस्टर के ऑनलाइन होने पर किन्नौरा जो वास्तव में अनुसूचित जनजाति है, वास्तव में बिल्कुल किन्नौरा जो है अनुसूचित जनजाति है, में अनुसूचित जनजाति है, परंतु तथाकथित द्वारा अनुसूचित जाति दर्शाया गया है। इनका भी कहना यह है कि दर्शाया गया है किसी प्रतियोगी परीक्षा के उत्तीर्ण के पश्चात गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सजा हो सकती है, तो प्रतियोगी को परीक्षा से बाहर भी निकाला जाता है। लेकिन यह सजा प्रतियोगी को ही करना पड़ेगा कि भैया पंचायत प्रतिनिधियों को भी इसमें सजा हो सकती है? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आप ये बोल रहे कि जॉब में परिवार रजिस्टर का, किसी भी जॉब में अभी तक जितनी भी मेरी जानकारी है, जॉब में परिवार रजिस्टर का सर्टिफिकेट नहीं लगता कहीं, वहां लगता है आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होता है। कोई शेड्यूल कास्ट का है तो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लेगा, एसटी है तो एसटी से लेगा। अब वहां पंचायत का कहीं भी रोल नहीं आता है उस सर्टिफिकेट का, वो तो सिर्फ वेरिफिकेशन किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है सिर्फ। तो यहाँ पर तो जॉब में इसका कोई परिवार रजिस्टर से कोई लिंक ही नहीं करता है, कोई लिंक नहीं है। जी सर, जाते जाते कुछ और अन्य जानकारी हमारे किन्नौर के लोगों को बताना चाहेंगे ट्राइबल के बारे में, जो हमारा हक अधिकार है सभियों का, क्योंकि हमारा मकसद नहीं रहा कि किसी भी जाति पर प्रहार करना। ये है जो हमारा 1950 का एक्ट पर जिस प्रकार से समस्याएं किन्नौर के अंदर में है उसको जो है लोगों तक जो है उजागर करना। तो सर कुछ और अपनी ओर से अंतिम बातें आपकी ओर से रही? हाँ, ये है कि जो शेड्यूल्ड एरिया आर्टिकल 244(1) के तहत जो निकला है, शेड्यूल्ड जो एरिया का नोटिफिकेशन है, वो 244(1) की कंप्लायंस में निकला है। जो हम लोग अगर इसकी बात करते हैं, 5th शेड्यूल में भी इसका जिक्र है, तो उसी को 1975 में इंप्लीमेंट किया गया है। 5th शेड्यूल को जब हम पढ़ते हैं तो ये शेड्यूल्ड एरिया की बात करता है, एक्सेप्ट वो 4 जिला जो पहले ही पीके गेलोंग जी बोल चुके हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, उसको छोड़कर वो जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया है। तो यहाँ पर सेक्शन 5 में हमारा प्रोटेक्टर है इमीडिएटली गवर्नर, ऑनेबल गवर्नर प्रोटेक्टर है। अगर ट्राइबल से रिलेटेड कोई राइट का वायलेशन हो रहा है, ट्राइबल की कोई समस्या कई प्रकार की हो रही है, तो कौन सा एक्ट को वहां लागू कराना है, किस एक्ट के कौन से सेक्शन को बाहर करना है, तो वो मुद्दा उठा, उनको पावर है, उसको वो रिपील कर सकते, खत्म कर सकते, उस सेक्शन को हटा सकते हैं। अगर मान लो हिमाचल सरकार के डीसी किन्नौर की समस्या ये है कि हम परिवार रजिस्टर के जो उसके किसी का ओरिजिनल रिकॉर्ड जो कि चाहे उस टाइम अथॉरिटी ने गलत किया, जो मर्जी किया, उसको हम ठीक नहीं पा रहे, करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से काफी लोगों को, अच्छे अवेयर लोगों को गवर्नर साहब से मिलकर के हमें बताना चाहिए वी आर ट्राइबल, और हमारे को तो उनको तो सब पता है, तो उनको बोलना है कि आपको इसमें पावर है, तो काइंडली जो 1994 का जो पंचायती राज अधिनियम 1994 का रूल जो 1997 में बना, उसका जो रूल 21 में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पंचायत अथॉरिटी को या रेवेन्यू अथॉरिटी को, काइंडली आप उसको रूल को अमेंड कराए या चेंजिंग लाए या उसको रिपील करे या डिलीट करे या वाइट करे, जो भी गवर्नर साहब को पावर है। तो मेरे हिसाब से गवर्नर साहब से मिल करके भी इन बातों में का समस्या निकल सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। जी, कहने का मतलब ये है कि स्पेशल सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीसी और एडीसी और बीडीओ और हमारे जो पंचायत के सेक्रेटरी है, इन सब से भी हल नहीं बनता, तो हमारा लास्ट है हमारा राज्यपाल, जिनको अधिकार है। तो चलिए वहाँ तक हमारे को पहुँचने का जो है नौबत नहीं आए, क्योंकि हमारे पास शेड्यूल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुसार तो आपको किन्नौरा शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसके लिए
क्योंकि हम ट्राइब से है, यहाँ कोई हमको ये कोई बड़ा बनने का या छोटा बनने का नहीं है। जो बेनिफिट्स होते हैं, जो सरकारी बेनिफिट है, उसको लेने के लिए आपको जो है सरकारी योजनाएं, सरकारी बेनिफिट तो ले भी रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, सरकारी बेनिफिट भी ले रहे हैं, लेकिन दोगलापन चल रहा है। क्योंकि एक तरफ से तो मेरे पास भी शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है, लेकिन पंचायत के जो रजिस्टर में जो है शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है। तो इसलिए कृपया सभी जो है जिसको जो कास्ट करना चाहता है, जो ट्राइब अपना बनाना चाहता है, इसमें क्यों सर, इसमें ऐसा भी है जिसको जो जरूरत है वो भी उसी प्रकार का बना सकता है, कोई वो तो नहीं है ना दबाव? ऑब्वियसली कोई दबाव नहीं है, और सिर्फ सेक्रेटरी को काम करना है, बिल्कुल अधिकारी कोई को दबाव काम करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा, और उनको लॉ के अनुसार करना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुसार से जो सर्टिफिकेट मिलता है वैसा जो है पंचायत के जो रजिस्टर में जड़े। कहने का मतलब ये है कि जो आवेदक आपके पास आता है, मान लेते मैं पंचायत में आपके पास आता हूँ और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, तो आप उसी के अनुसार काम करें। चाहे उसने एससी का सर्टिफिकेट दिया तो उसे एससी का ही दे, और वो एसटी का मांगता है तो एससी का ही दे। क्यों सर? बिल्कुल राइट जी, और वो बिल्कुल बाउंड है, बिल्कुल बाउंड है, उसको उनको करना ही पड़ेगा, बाउंड है वो। और एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए भारत सरकार ने एक जो है हिमाचल सरकार, भारत सरकार, सब ने जब ये कंप्यूटराइज हो रहा था उस समय दिशा निर्देश भी दिए थे कि जो भी त्रुटियां हैं उसको ठीक किया जाए। और ये त्रुटियां आपके समक्ष है। किन्नौर अब तक पेज के द्वारा में किन्नौर के प्रशासन शासन जितने भी राजनीतिक दल है, जो पूरे किन्नौर से वोट लेते हैं, एक दिशा निर्देश करे, जो जैसा सर्टिफिकेट देता है वैसा परिवार रजिस्टर में जो दर्ज करे। हमारा यही अपील रहेगा कि आपको जबरदस्ती ये नहीं है कि सबको वो करे, जो जैसा सर्टिफिकेट चाहता है वैसा दर्ज करे सहूलियत के अनुसार से। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक और एक क्वेश्चन आया, तो चलिए सुन लेते हैं। रमेश जी, मेरा प्रशासन है कि हम अलग अलग सर्टिफिकेट रख सकते हैं, मतलब ये कहते हैं कि हम अलग अलग सर्टिफिकेट रख सकते हैं। तो हमारा भी यही मैंने आपको यही कहा, ट्राइबल एक्ट का अनुसार जो रूल रेगुलेशन कहता है, आप फिर समझे नहीं बातों को। आपने अगर एससी का सर्टिफिकेट लिया है तो एससी का सर्टिफिकेट के अनुसार पंचायत नकल में दुरुस्ती कर सकते हैं। आपने शेड्यूल का ट्राइब का सर्टिफिकेट लिया है तो पंचायत नकल के अनुसार जो है आप जो है दुरुस्ती करते हैं। दुरुस्ती की बात चली है, आप एक रखने की मान्यता, तो इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अगर खत्म होगा नहीं एपिसोड, क्योंकि ये बहुत बड़ा बहुत लंबा एपिसोड है, लेकिन आपको 2 बेनिफिट मिल रहा है, इसके भी कारण है। लेकिन इस कारणों से ज्यादा जाने का नहीं, दुरुस्ती की बात हो रही है, तो सारा प्रशासन शासन सबसे निवेदन करते कि इस प्रकार से दुरुस्ती करें, और किसी को जो है इतना परेशान करने की जरूरत भी नहीं है। और दिखती बात है, मेरे पास शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है तो पंचायत को करना पड़ेगा, नहीं करता है तो फिर आपके पास बहुत सारे साधन है आज के टाइम में। आप वकालत जाइए, कोर्ट जाइए, इतना भी जरूरत नहीं है तो आप राज्यपाल के तक जाइए। तो चलिए आप जो है हमारे पेज के साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। अन्य कभी भी जो भी हमारे जो मानव अधिकार के अनुसार जो भी जब भी कोई मुद्दा होता है, महिला पुरुष जो भी काम होते हैं, हम आपको जरूर एपिसोड में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। सबको नमस्ते जी। जी, विषय था पंचायत रजिस्टर में कॉलम नंबर 6 को दुरुस्ती करना। दुरुस्ती को कैसे करना है? दुरुस्ती ये भी नहीं है कि दुरुस्ती जो है सबका वैसे ट्राइबल के अनुसार तो सबका दुरुस्ती जरूरी है, लेकिन जो बेनिफिट अपना अपना लेना चाहता है, ये बात भी है कि बेनिफिट किसी ने एससी से ही बेनिफिट लेना चाहता है, कोई फिर ट्राइबल से ही बेनिफिट लेना चाहता है। तो उस प्रकार से बेनिफिट जो है के अनुसार जो है दुरुस्ती किया जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम मिलेंगे कल शाम को रूबरू एपिसोड में। कल हम आपके साथ परिचित कराएंगे हमारे किन्नौर के अधिवक्ता अमरचंद नेगी जी, और उनसे जानेंगे जो है उनकी स्ट्रगल लाइफ और उनके कानूनी सलाह, अन्य कानूनी चीज़ों को। तो रूबरू एपिसोड से जो है आप जो देखना ना भूले, कल शाम को 7:30 बजे आदरणीय अमरचंद नेगी के साथ। तो मिलते हैं कल शाम को। हमारे एपिसोड का मकसद यही है कि किन्नौर के हर वर्ग को, चाहे महिला पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे किसी भी समाज के हो, सबको जो है
जो है किन्नौर की आवाज को उठाना और संविधान में रहकर काम करना, संविधानों के नियम के अनुसार हमने काम करना। हमारा मकसद ये नहीं कि यहाँ धर्म जाति को प्रचार करना, हमारा मकसद है किन्नौर को बेहतर बनाना, किन्नौर को खुशहाल बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, पर्यावरण आदि सभी से, क्योंकि किन्नौर एक होगा। जैसे हम आपको डेली का एक स्लोगन सुनाते हैं, एक किन्नौर एक आवाज। एक किन्नौर एक आवाज का मतलब क्या है? एक किन्नौर एक आवाज तभी है जब हम मिलजुल कर रहेंगे, जब हम आपस में रहेंगे। आप देखते होंगे हम हर सुख दुख में हम एक रहते हैं, हम हर चीज में हम एक रहते हैं। तो फिर ये दृष्टि के लिए क्यों इतना जो है दिक्कतें आ रही है? क्योंकि किन्नौर एक है। तो आइए देखिए आपके स्लोगन को मिलाते हैं कि किन्नौर